दोस्तों नमस्कार। और आज का ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग कंप्यूटर में बिल्कुल नए हैं। कंप्यूटर जब भी सीखने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो कंप्यूटर में बिल्कुल नए हैं और कंप्यूटर कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप जान जाएंगे कंप्यूटर के बहुत सारे बेसिक चीज़ें, अब बहुत सारा बेसिक नॉलेज आप आज प्राप्त करके जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक कंप्यूटर में सामान्यतः एक सीपीयू, एक कीबोर्ड, एक माउस और एक मॉनिटर होता है। आप कंप्यूटर में यूपीएस, स्कैनर, स्पीकर और प्रिंटर भी लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें पेन ड्राइव भी यूज़ करते हैं। आइए इन पार्ट्स को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कमांड्स को देने के लिए और टाइप करने के लिए किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड से हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी किसी भी भाषा में टाइप किया जा सकता है, बशर्ते उस भाषा का फॉन्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। कीबोर्ड के बाद जो दूसरा इनपुट डिवाइस है उसका नाम है माउस। माउस के द्वारा हम क्लिक करके, मतलब लेफ्ट या राइट के बटन को दबाकर कंप्यूटर को कमांड देते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर्स में हम बिना माउस के काम नहीं कर सकते। इसके अलावा फोटो एडिटिंग और साउंड एडिटिंग में भी बिना माउस के काम नहीं हो सकता। माउस के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, पर ये काम होते हैं क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड और माउस से आप जो भी कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो जाता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सीपीयू के अंदर में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के अरिथमेटिक, लॉजिकल और विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य किए जाते हैं। तो सीपीयू में जो काम होता है उसको आप बिल्कुल किसी मनुष्य के दिमाग की तरह मान सकते हैं। मतलब किसी भी कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वह कंप्यूटर का ब्रेन या उसका दिमाग होता है। एक बार सीपीयू में जो प्रोसेस होता है उसका आउटपुट दिखाने के लिए सिस्टम मॉनिटर का यूज करता है। मॉनिटर सामान्यतः 3 प्रकार के आपने देखे होंगे। एक होता है बड़े टीवी वाला मॉनिटर, जिसको आप सीआरटी मॉनिटर कहते हैं, जो कैथोड रेज ट्यूब सिद्धांत पर काम करता है। उसके अलावा और एक मॉनिटर होता है जिसको हम बोलते हैं टीएफटी मॉनिटर, और आजकल हम एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर यूज कर रहे हैं, जो जगह भी कम घेरता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी कम होती है और कीमत में भी कम होते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं यूपीएस को, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर में एक यूपीएस लगाते हैं तो वह यूपीएस आपके कंप्यूटर को लाइट गुल हो जाने की स्थिति में, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी न होने की स्थिति में भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को 15 से 20 मिनट तक चालू रखता है, ताकि आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपर्ली शट डाउन कर सकें, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का हम यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी फोटो को, किसी चित्र को, किसी लिखे हुए मटेरियल को, किसी एप्लीकेशन को, किसी बुक को कंप्यूटर में इमेज की तरह अगर ले जाना है तो उसके लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर 2 तरह के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड होल्ड स्कैनर। सामान्यतः फ्लैट बेड स्कैनर का ही प्रयोग किया जाता है, और आजकल बहुत सारे प्रिंटर स्कैनर के साथ आते हैं ताकि आप एक साथ प्रिंट भी कर सकें और उसी से स्कैन भी कर सकें। यह बहुत आसान होता है, कीमत में कम होते हैं और किसी भी फोटो को स्कैन करने के भी काम आता है, स्कैन करने के ही काम आता है और साथ में प्रिंटिंग के भी काम आता है। इसके अलावा हम यूज करते हैं स्पीकर्स का, ताकि आप गाने सुन सकें, मूवी देखते समय उसकी आवाज को अच्छे से सुन सकें, है ना। और ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, स्पीकर है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इसका आउटपुट हम साउंड के रूप में, ध्वनि के रूप में प्राप्त करते हैं। और एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर सामान्यतः हम 3 प्रकार के यूज करते हैं।
पहला जो है वो है लेज़र प्रिंटर, जिसमें टोनर मतलब पाउडर के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, लेज़र किरणों के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। दूसरा जो प्रिंटर होता है वो होता है इंकजेट प्रिंटर, जिसमें लिक्विड इंक के माध्यम से हम रेड, ग्रीन, ब्लू या सियान, मजेंटा, ब्लैक और येलो कलर के इंक से पेपर पर प्रिंट करते हैं और ये प्रिंट कलरफुल होता है। इसके अलावा हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में पेन ड्राइव का भी यूज करते हैं। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इन सभी को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज करते हैं। तो मित्रों, ये पूरा जानकारी जो अभी आप प्राप्त किए, ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम जानते हैं माउस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। एक जो माउस होता है उसमें सामान्यतः 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉलिंग व्हील। लेफ्ट बटन का प्रयोग सामान्यतः बहुत ज्यादा होता है। किसी भी आइकॉन को या किसी सॉफ्टवेयर को क्लिक करने के लिए या ओपन करने के लिए हम बार बार लेफ्ट की का प्रयोग करते हैं, और लेफ्ट की जो है यही माउस का प्राइमरी की भी होता है, जिसके माध्यम से हम माउस से काम करते हैं। राइट बटन जो होता है ये किसी ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करने के लिए होता है, जिसमें और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं, इसलिए राइट बटन का यूज बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है। ऐसे ही आप किसी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए या किसी चित्र को बड़ा या छोटा करने के लिए कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को दबाकर स्क्रॉलिंग व्हील का अगर आप प्रयोग करेंगे, इसे घुमाएंगे, तो वो चित्र जो है वो जूम इन और जूम आउट होगा, मतलब चित्र बड़ा और छोटा होगा। ऐसे ही अगर आप किसी चित्र को बना रहे हैं तो स्क्रॉलिंग व्हील की मदद से उस लाइन या उस चित्र के आकार को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कीबोर्ड के बारे में। एक सामान्य स्टैंडर्ड कीबोर्ड में या एक सामान्य कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, और इन 104 कीज को हम 7 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो बटन है उसको हम बोलते हैं एस्केप की। यदि आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कोई मैसेज आता है, उस मैसेज को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप एस्केप की का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम किसी सॉफ्टवेयर में किसी गेम में फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे कंडीशन में भी हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं। एस्केप की का मतलब होता है किसी भी ऑप्शन को इग्नोर करना, ठीक है, इसको एस्केप करना मतलब उसे छोड़कर अगले कमांड की तरफ बढ़ना, छोड़ देना उसे। अगला है फंक्शन की। ये कीबोर्ड के बिल्कुल ऊपर होते हैं। F1 से लेकर F12 तक के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। उदाहरण के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में F1 फंक्शन की का प्रयोग हेल्प के लिए किया जाता है। इसी प्रकार F10 का प्रयोग सेव एज के लिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो होता है टाइपिंग कीज। टाइपराइटर कीपैड के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब किसी भी भाषा में अगर आपको टाइप करना है तो हम इस वाले भाग का प्रयोग करेंगे। अगर टाइपिंग की के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो मैं इसे अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। अगला जो की होता है ये की सेट होता है कर्सर कंट्रोल की का। इसमें 8 बटन होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एरोज, साथ में होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। किसी भी पेज में कर्सर मतलब होता है एक ब्लिंक करता हुआ डैश। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर आप देखेंगे कि एक हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया है जिसका नाम है MS वर्ड, और यहां पर ये जो ब्लिंक कर रहा है मतलब बार बार जल रहा है, बुझ रहा है, इसे ही हम कर्सर कहते हैं। अगर इस कर्सर को आप लेफ्ट राइट ले जाना चाहते हैं या ऊपर नीचे ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कर्सर कंट्रोल की का प्रयोग करना पड़ता है। कर्सर कंट्रोल की का प्रयोग करके कर्सर को आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, पेज के शुरू में, पेज के अंत में, लाइन के शुरू में, लाइन के अंत में, पिछले पेज में या अगले पेज में ले जाने के लिए करते हैं। कर्सर मतलब क्या होता है? कर्सर मतलब होता है एक ऐसा डैश, एक ऐसा ब्लिंक करता हुआ डैश जो लिखने और मिटाने का काम करता है।
इसे ही हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिंग की। एडिटिंग की में हम लिखे हुए को एडिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें 3 कीज आती हैं। पहला है बैक स्पेस, दूसरा है इंसर्ट की, तीसरा है डिलीट की। इन 3 कीज का प्रयोग करके हम पहले से किसी लिखे हुए को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कर्सर हमारा बिल्कुल बीचों बीच ब्लिंक कर रहा है। अगर मुझे लेफ्ट की ओर मिटाना है तो मुझे बैक स्पेस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो लेफ्ट की तरफ मैं मिटा सकता हूँ इस प्रकार से। ऐसे ही अगर मुझे राइट की ओर मिटाना है तो मुझे डिलीट बटन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये मिट जाएगा। और अगर पहले से लिखे हुए को आपको चाहते हैं आप लिखते भी जाएं और मिटाते भी जाएं, तो उसके लिए आपको इंसर्ट वाले बटन को यूज़ करना पड़ेगा। एक बार इंसर्ट बटन को अगर आपने प्रेस कर दिया तो अब जो भी लिखेंगे वो लिखता भी जाएगा, प्लस पहले से लिखा हुआ मिटता भी जाएगा। इस प्रकार से आप कर्सर कंट्रोल की को कंट्रोल करने के लिए, एडिट करने के लिए, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम एडिटिंग की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड का प्रयोग नंबरों को लिखने के लिए किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको नम लॉक बटन को दबाना होता है, जिससे यहाँ पर ये जो ऊपर में लाइट्स बनी हुई हैं 3, इसमें से पहले नंबर की लाइट जल जाती है। अब आप जो भी लिखेंगे नंबर, वो नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा इस प्रकार से। पर अगर आपका न्यूमेरिकल कीपैड वाला बटन, मतलब नम लॉक वाला बटन आपने नहीं दबाया है और ये पहली लाइट नहीं जल रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो भी लिखेंगे नंबर वो नहीं आएगा, बल्कि ये कर्सर कंट्रोल की का काम करेगा। जैसे 4 को दबाएंगे तो लेफ्ट, 8 को दबाएंगे तो अप, 2 को दबाएंगे तो डाउन, 7 को दबाएंगे तो होम। इस तरीके से ये कर्सर कंट्रोल की का काम करेगा अगर नम लॉक की ऑफ है तो, और नम लॉक की ऑन है तो सारे नंबर आप यूज कर पाओगे। इसके अलावा आप सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 3 अलग अलग इंडिकेटर बने हुए हैं। इन्हें हम इंडिकेटर लाइट बोलते हैं। पहला इंडिकेटर लाइट है नम लॉक के लिए, दूसरा है कैप्स लॉक के लिए, तीसरा है स्क्रॉल लॉक के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन छूट गए हैं जो मैंने नहीं बताया आपको। जैसे यहाँ पर ये 3 बटन अलग से बने हुए हैं, इनका नाम है एक्स्ट्रा कीज या स्पेशल कीज। इसका प्रयोग हम कभी कभार करते हैं। ठीक है, किसी काम को प्रोसेस करते हुए को रोकने के लिए, कोई काम चल रहा है उससे बीच में स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको पॉज वाला बटन दबाना होता है, तो ये पॉज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। स्क्रॉल लॉक का बटन आप यूज करते हैं तो माउस के बीच में जो एक स्क्रॉल बटन होता है वह काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, जिसको दबाने से जो भी स्क्रीन पर दिख रहा होता है उसका आप फोटो खींच सकते हैं। मतलब आप जिस तरह मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में किसी भी काम का स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें जिस बटन का यूज करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन बटन। तो मित्रों, अभी आपने जाना कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले एक ऐसा स्क्रीन दिखाई देता है। कंप्यूटर को ऑन करने पर जो 10-15 सेकंड का समय लगता है उसे बूटिंग टाइम और उस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग होने के बाद ये पहला स्क्रीन दिखाई देता है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे चित्र छोटे छोटे आइकॉन के रूप में, नीचे में टास्क बार, लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन और राइट साइड में टाइम और डेट दिखाई देता है। इस पूरे को कहते हैं हम डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में सबसे पहले नीचे में देखेंगे तो एक टास्क बार होता है, जिसे आप राइट क्लिक करके लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन किसी भी तरफ इस तरह से ड्रैग करके रख सकते हैं। एक बार लॉक द टास्क बार बटन को क्लिक करने के बाद फिर इसको आप ड्रैग नहीं कर पाएंगे। इसके लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट बटन होता है, जिसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें से किसी को भी क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। राइट साइड से डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर सभी को अपनी जरूरत के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। सबसे नीचे में राइट साइड में शट डाउन का बटन होता है, जिस पर क्लिक करके शट डाउन पर क्लिक करके हम कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। स्विच यूजर का यूज करके हम कई यूजर बना सकते हैं और अपने अनुसार यूजर को चेंज करके एक ही कंप्यूटर में
अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं। लॉग ऑफ का प्रयोग करके आप कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा यूजर इसे फिर से खोल सके। लॉक का यूज करके हम इसे लॉक कर सकते हैं। रीस्टार्ट में क्लिक करके कंप्यूटर को दोबारा से रीबूट, दोबारा से बंद चालू कर सकते हैं। स्लीप का प्रयोग करेंगे तो कंप्यूटर कुछ देर के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद जब भी आप दोबारा से कंप्यूटर के किसी बटन को दबाएंगे या वेकअप वाले की को कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। हाइबरनेट का प्रयोग तब करते हैं जब हम कुछ काम करते करते अचानक से काम को यहीं पर रोकना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अगली बार जब भी मैं इसमें क्लिक करूंगा तो वहीं से शुरू हो जहां तक मैंने इसे हाइबरनेट किया था, तो हम हाइबरनेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। शटडाउन का प्रयोग करने पर कंप्यूटर पूर्ण रूप से बंद हो जाता है और दोबारा से फिर से शुरू से ऑन होता है। ठीक है, उसके बगल में देखिए यहाँ पर नीचे एक आइकॉन बना हुआ है। आइकॉन मतलब एक छोटा सा चित्र जिसका नाम वहाँ पर दिखाई देता है। यह कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर या कोई फाइल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फाइल्स, बहुत सारे आइकॉन्स आपके डेस्कटॉप में दिखाई देते हैं। इसमें से जो येलो कलर के आइकॉन दिखाई देते हैं इसे हम फोल्डर कहते हैं। एक फोल्डर को ओपन करने के लिए उस पर आप 2 बार क्लिक कर सकते हैं या फिर उस पर राइट क्लिक करके ओपन में क्लिक कर सकते हैं या फिर उस पर क्लिक करके माउस के द्वारा एंटर बटन को दबा सकते हैं तो वो अपने आप ही ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर में राइट क्लिक करके, आइकॉन के ऊपर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पर हम उसका एक शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस कीबोर्ड का मुझे शॉर्टकट की बनाना है जो कि एक चित्र है। राइट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में गया मैं और यहाँ पर शॉर्टकट वाले, यहाँ पर कंट्रोल और कीबोर्ड से 1 को प्रेस कर दिया है तो कंट्रोल और 1 इसका शॉर्टकट हो गया है। अब जब भी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और न्यूमेरिकल कीपैड के 1 को प्रेस करूंगा एक साथ, मतलब कंट्रोल और 1 को प्रेस करते ही ये मेरे सामने में आ जाएगा कीबोर्ड इस प्रकार से। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को सामान्यतः हम 4 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। पहला तो ये कि डबल क्लिक करके, दूसरा उस पर क्लिक करके माउस द्वारा एंटर करके, तीसरा राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रीव्यू या ओपन में क्लिक करके, चौथा उस पे प्रॉपर्टीज में जाके उसके शॉर्टकट में जाके एक नया शॉर्टकट कंट्रोल एल्ट या किसी और बटन को दबाकर हम बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि कंट्रोल अकेले काम नहीं करेगा, है ना, सिंगल रूप से काम नहीं करेगा। कंट्रोल के साथ हमको और भी कोई बटन दबाना पड़ सकता है और सामान्यतः ये ओरिजिनल प्रोग्राम में काम नहीं करता। अगर ये किसी का शॉर्टकट है तो जो ये जरूर काम करेगा। मतलब ये शॉर्टकट वाला जो ऑप्शन है ये किसी ओरिजिनल प्रोग्राम में, मतलब जिसमें ये एरो वाला निशान नहीं लगा हुआ है, उस पर काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है OP1, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर वो शॉर्टकट वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वंडर शेयर फिल्मोरा लिखा हुआ है जिसपे एक छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है, मतलब ये स्वयं एक शॉर्टकट है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट की का ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाकर मैं इसका शॉर्टकट की बना सकता हूँ इस प्रकार से, जैसे मैंने कंट्रोल और 2 का मैंने एक शॉर्टकट बनाया है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के आइकॉन होते हैं। पहला है फोल्डर जो येलो कलर के होते हैं, जिस पर डबल क्लिक करके आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे मूवीज, सॉन्ग्स रख सकते हैं। ठीक है, तो फोल्डर का प्रयोग किस लिए होता है, बहुत सारे फाइल्स को और बहुत सारे फोल्डर्स को रखने के लिए। इसके अलावा जिनके लेफ्ट साइड में एक एरो का निशान बना हुआ है ये सभी शॉर्टकट्स होते हैं, मतलब ओरिजिनल प्रोग्राम इसका और कहीं रखा हो सकता है और ये केवल उसका शॉर्टकट है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, कंप्यूटर को मैंने ओपन करा, न्यू फोल्डर F में गए और यहाँ से ये अनटाइटल्ड जो PNG है इसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन, और यहाँ पर सेंड टू में क्लिक करना है और यहाँ पर हमको डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट को क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि इसका एक शॉर्टकट देखिए यहाँ पर तैयार हो गया है इस प्रकार से। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का, गाने का, मूवी का, फाइल का हम शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट बनाने का और एक तरीका है कि आप इस डेस्कटॉप की खाली जगह पे राइट क्लिक करें, उसके बाद न्यू पे जाएं, शॉर्टकट को क्लिक करें, ब्राउज में क्लिक करके उस शॉर्टकट को हम ढूंढेंगे
और जिस ओरिजिनल फाइल को हम ढूंढ रहे हैं, अब उसका शॉर्टकट बनाने के लिए जस्ट उस पर इस तरह से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट और फिनिश, जिससे उसका शॉर्टकट बन के तैयार हो जाएगा। और ये इस तरीके से हम इसको खोलकर देख भी सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो इन शॉर्टकट्स को यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं, पर इसको डिलीट करने से ओरिजिनल फाइल में कोई इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह की फाइल्स हैं। पहला हो गया ओरिजिनल प्रोग्राम, जिसमें एरो का निशान लगा हुआ नहीं है। दूसरा हो गया शॉर्टकट, जिसमें लेफ्ट साइड में एरो का निशान बना हुआ है। तीसरा है फोल्डर्स, जो येलो कलर के होते हैं, और इसको राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फोल्डर में क्लिक करके हम बना सकते हैं। राइट क्लिक करके रीनेम में क्लिक करके हम इसे रीनेम कर सकते हैं, या इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से F2 को दबाकर भी इसे हम इस तरीके से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नया फोल्डर बनाने में दिक्कत आती है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और N को एक साथ प्रेस करेंगे तो भी आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर को आप ड्रैग करके रख सकते हैं, कट करके रख सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, जब भी आप कोई फाइल, कोई फोल्डर या कोई शॉर्टकट को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। अगर आप इसको यस में क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप में एक रिसाइकल बिन होता है जो बिल्कुल कचरे के डब्बे जैसा दिखाई देता है, और जितनी भी फाइल आप यहाँ पर डिलीट करते हैं वो यहाँ आकर स्टोर हो जाती हैं। यहाँ से आप दोबारा से इसको रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब जहाँ से इस फाइल को डिलीट किया गया था ये वहाँ वापस पहुँच सकती है। और अगर आप एम्प्टी रिसाइकल बिन या उस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करते हैं तो यह फाइल आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। एम्प्टी रिसाइकल बिन में क्लिक करने पर रिसाइकल बिन पूरी तरह से खाली हो जाता है और आपकी फाइल सदा के लिए डिलीट हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये रहा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हमने अभी सीखा है स्टार्ट बटन का प्रयोग, आइकॉन्स किसको बोलते हैं, टास्क बार किसको बोलते हैं, और आइकॉन 3 तरह के होते हैं, ये हमने सीखा है। अब इस टास्क बार के राइट साइड में देखिए डेट और टाइम होता है। क्लिक करके आप यहां से डेट और टाइम को कभी भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पीछे में जो बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लैक है, इसे चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके हमें जाना पड़ेगा पर्सनलाइज में, और यहां से आप विभिन्न प्रकार के वॉलपेपर्स या डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं कभी भी। और अगर आपको कोई चित्र लगाना है तो ब्रॉस में क्लिक करके आपको उस चित्र को ढूंढना होगा। चित्र को ढूंढने के बाद फिर आप उसको अपने इस डेस्कटॉप पे लगा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ओपन किया यहाँ पर, और मैं एक चित्र ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पर कोई भी एक चित्र मैं चाहूँ तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी एक चित्र मैं इसमें से लगा सकता हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, ये एक चित्र है डेस्कटॉप के ऊपर में, ये वाला। अब मैं इस चित्र को लगाना चाहता हूँ, तो इसको अपने डेस्कटॉप में लगाने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्लिक कर देते हैं, जिससे ये आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में चला जाता है। यही काम मैं राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाके यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्लिक करके ब्राउज करके भी कर सकता था, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त जानकारी कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में, माउस, कीबोर्ड के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में जाने हैं। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।